भारतीय जनता पार्टी के पास अब भ्रष्टाचार को लेकर के चुनाव में जाने का कोई मुद्दा नहीं बचेगा, ना परिवारवाद को लेकर के जाने का मुद्दा बचेगा। भारतीय जनता पार्टी इन दोनों मुद्दों पर बुरी तरीके से बेनकाब होती जा रही है, बल्कि अब ये हथियार विपक्ष के हाथ में है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये विपक्ष इन हथियारों को इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल, और 31 तारीख का हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि 31 तारीख को हुंकार भरेगा विपक्ष, क्योंकि इंडिया गठबंधन पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो आपको रामलीला मैदान में आपको नजर आएंगे। वही ऐतिहासिक रामलीला मैदान जहां से शुरुआत की थी अरविंद केजरीवाल ने, वो अन्ना हजारे का आंदोलन आपको याद होगा, जिससे खुद कांग्रेस की यानी कि यूपीए की सरकार चली गई थी। लेकिन आप ये देखिए, यही राजनीति होती है, यही वक्त की मसलहत होती है, और उसी मसलहत के तहत आज आप ये देखिए कि वही कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी एक साथ हैं, एक साथ मिलकर जो है वो चुनावी मैदान में हैं। और ये बड़ा दिल, ये दरिया दिली हम कहेंगे कांग्रेस के नेताओं की, राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की, और यहां पर मैं संदीप दीक्षित का भी नाम लेना चाहूंगी, क्योंकि शीला दीक्षित उनकी माताजी जो हैं, उनको क्या कुछ नहीं कहा गया, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए वो सड़कों पर उतरकर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, पूरे तौर पर ना सिर्फ साथ दे रहे हैं बल्कि सहानुभूति और एक तरह से वो लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये विलय ही देखने के लिए मिलता है इस तरह से, लेकिन यही वक्त की मसलहत है, और उसी मसलहत के तहत तमाम ये पार्टियां जो हैं वो एकजुट हुई हैं। और 31 तारीख को रामलीला मैदान से हम लगातार हम आपको वहां से रिपोर्ट जो है वो देंगे, हम आपको तमाम वहां से लाइव दिखाएंगे। आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि वहां से जो तस्वीरें आएंगी वो बेहद महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि उसके ही अगले दिन 1 अप्रैल को 11:30 बजे एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रेम कुमार जी भी जुड़ गए हैं। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत, आपका इस्तकबाल। मेरा सवाल आपसे ये प्रेम जी कि अभी अगर हम ये देखें, 1 अप्रैल तक रिमांड जो है वो बढ़ गई है अरविंद केजरीवाल की, और इस रिमांड का उन्होंने विरोध भी नहीं किया है, लेकिन आज जो पूरे दिन कोर्ट रूम की प्रोसीडिंग हुई, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपनी खुद की पैरवी की, जो तमाम बातें उन्होंने कोर्ट में रखी जो कि रिकॉर्डिंग का पूरा हिस्सा है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है जाल बिछाया तो गया था अरविंद केजरीवाल के लिए, लेकिन उसमें खुद फंस गई है बीजेपी? बुशरा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में जो कुछ कहा है वो दरअसल पूरे देश के सामने कहा है, सबकी आंखों के सामने उनकी दलील सामने आई है। और ये दलील जिन बातों को कह रही है वो ये कि जो शराब घोटाला है उसका पैसा बीजेपी के पास गया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। वो ये कह रहे हैं कि ईडी मुझे फंसा रही है। इन दोनों बातों को जोड़े तो ईडी और बीजेपी ने मिल करके ये पूरी बात कही है। और अगर पेशी से पहले जब पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि जेल में रह करके सरकार चलाने को लेकर के एलजी क्या सोच रहे हैं, तब उनकी जो प्रतिक्रिया थी कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। तो हम कोर्ट के भीतर और कोर्ट के बाहर दोनों बयानों को देखकर जोड़ें तो हमें ये साफ संदेश अरविंद केजरीवाल देश को देते हुए दिख रहे हैं कि अभी जो कुछ हुआ है, हो रहा है, वो हमें राजनीतिक षड्यंत्र है हमारे खिलाफ। दूसरी बात है कि खुद से पैरवी करना एक बहुत साहस का काम है इतने बड़े मामले में, जिसमें कि ईडी, सीबीआई सब ने छापेमारी की है, सब ने अपने पास में सबूत जोड़े हैं। और अरविंद केजरीवाल ने कैटेगरिकली कहा है कि हम कहाँ गलत हैं। देखिए, एक गवाह 7 बार अगर बयान देता है तो 6 बार जो बयान है वो अदालत के सामने नहीं लाया जाता है, और 7वां बयान जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम होता है उसको पेश किया जाता है। तो ये वो परिस्थितियां, वो बातें वो रखने का प्रयास कर रहे थे कि ये बयान में बदलाव क्यों है, ईडी हमारे इनोसेंट होने वाली बातों को क्यों छुपा रही है, और जो बयान बदल रहा है उसके कारण को क्यों नहीं समझते। इसमें उन्होंने कहा कि हमें चिंता नहीं, कस्टडी में रखिए, कितना दिन रखिए। ये जो उन्होंने दिखलाया कि चाहे जितना दिन रख लो हमें कस्टडी में, कुछ होने वाला नहीं है, ये जनता को सीधा संदेश है। और ये कह रहे हैं कि जैसे जो तारीख है, जो 4 दिन की रिमांड मिली है, क्यों मिली है 4 दिन की रिमांड, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि इसी 1 मार्च को उस केस का भी डेट है जिसमें ईडी को अपना पक्ष रखना है, जिसमें गिरफ्तारी और कस्टडी दोनों को चैलेंज किया गया है। उसमें ईडी ने बहुत चतुराई से कहा था कि हमें अपनी बात रखने के लिए समय चाहिए,
और समय जब ईडी मांगती है तो 4 हफ्ते का समय तो ऐसे ही मांग लेती है। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने उस दिन कहा था कि आप चाहे खारिज कर दीजिए हमारी याचिका, लेकिन आज ही करिए, ये वक्त देने की कोई बात नहीं है। तब शायद हाई कोर्ट ने समझा और 1 मार्च का समय दिया, सिर्फ 4 दिन का समय दिया। तो वो एक बड़ी बात थी। आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। 1 अप्रैल का उन्होंने समय दिया है। 1 अप्रैल जी जी जी, मार्च मुंह से निकल रहा था। 1 अप्रैल का जो समय दिया है वो इसी वजह से दिया है। तो ये 1 अप्रैल बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी जो 1 अप्रैल दिया गया है वो भी कोइंसिडेंस है, क्योंकि कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि कोर्ट को मालूम है कि 1 तारीख तक ईडी उधर भी जवाब देगी और इधर भी जो पूछताछ करना होगा वो कर लेगी। तो इस तरीके से हमें तो लगता है कि 1 अप्रैल के बाद अरविंद केजरीवाल के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि 1 अप्रैल तक वो ईडी जब अपना पक्ष रखेगी, ये बिल्कुल इलीगल है। इसलिए अरविंद केजरीवाल की बात को अगर विचार करेगी कोर्ट, तो वो देखेगी केवल 4 अभियुक्तों के बयानों के आधार पर एक मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है। ये सीधा संदेश देश की जनता के सामने है कि 4 अभियुक्त जो निरंतर अपने बयान बदलते रहे और उनके बयानों के आधार पर मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, और जब जेल में डाला जाता है तो उस समय का जो पूरी बात हम लोग करते रहे हैं कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लिया गया, कैसे बेल का ईडी ने विरोध नहीं किया, और एक व्यक्ति बाहर आता है, बेल से रिहा होता है, फिर ईडी उसको अपना सरकारी गवाह बनाती है, एक व्यक्ति जाके इलेक्शन लड़ रहा है, एक व्यक्ति बीजेपी में शामिल हो रहा है। ये सारी चीजों को अगर जोड़े तो ये स्पष्ट रूप से राजनीतिक षड्यंत्र ही दिखता है। और अरविंद केजरीवाल की ये बहुत बड़ी जीत है, वाकई बहुत बड़ा खुलासा है कि उन्होंने सभी तारों को जोड़कर ये साबित कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल को जेल डालने के लिए एक पूरा राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है, जिसमें ईडी इस्तेमाल हो रही है। और यही लुब्बे लुबाब है उस तमाम बातों का जो आज जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने खुद अपनी पैरवी वो करते हुए नजर आए। ये कहा गया कोर्ट की तरफ से कि आप लिखित में दे दीजिए, लेकिन केजरीवाल ने कहा कि आप मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि उन्हें पता था कि वो बोल रहे हैं तो पूरा देश सुन रहा है और पूरे देश तक वो अपनी आवाज जो है वो पहुंचाना चाह रहे थे, और वो आवाज पहुंची भी है। उमाकांत लखेड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। उमाकांत जी स्वागत। चलिए, शायद उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, उनसे फिर से हम बात करने की जो है वो कोशिश करेंगे। लेकिन प्रेम कुमार जी, जिन 4 अभियुक्तों की आपने बात की, अभी अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में ये कहा कि जिन 4 अभियुक्तों के बिना पर आपने, जिन 4 लोगों ने मेरा नाम लिया है, सिर्फ 4 लोगों ने, उसके बिना पर आपने मेरा अरेस्ट किया है, मुझे गिरफ्तार किया है। ऐसे में तो चांदनी चौक के एक जेब कतरे को भी जेल ना हो, जिस पर आपने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जो है वो जेल में डाल दिया है। किस तरह से, मतलब एक ऐसी एजेंसी ईडी जिस पर लोग जो हैं वो बहुत भ्रम के से देखते थे। ईडी, सीबीआई, आईटी वो एजेंसीज हैं जहां आपको ये लगता था जब कोई भी क्राइम हो तो ये लगता था कि अगर कहीं और कोई जांच ठीक से नहीं कर पाएगा तो सीबीआई जांच की मांग जो है वो की जाती थी। ऐसे ही ईडी के मामले में भी। लेकिन अभी आप ये देखिए कि कैसे साख खो गई है इन तमाम एजेंसीज की। लोगों को लगता है कि बीजेपी का हथियार है विपक्ष को एक तरह से उनकी इमेज को खराब करने का और उनको कटघरे में खड़ा करने का, उनको जेल में भेजने का, उनको परेशान करने का। इस बयान को अरविंद केजरीवाल के आप कैसे देखते हैं? जाहिर सी बात है बहुत गहरी चोट की है ईडी पर, जिस तरह से उन्होंने बात कही है कि ऐसे में तो चांदनी चौक के एक जेब कतरा जो है उस तक को जेल ना हो जिसके बिना पर आपने मुझे जेल में डाला है। जी बिल्कुल। इसमें जो ईडी ने अपना बचाव भी पेश किया बीच में हस्तक्षेप करते हुए, तो उसमें वो साबित नहीं कर सके, स्पष्ट नहीं कर सके। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से किसको पैसा दिया गया, लिया गया, उससे ईडी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इतने मात्र से ईडी का बचाव नहीं होता है। ईडी ने पीएमएलए के आरोपी से उसके बेल का विरोध नहीं किया, और उस व्यक्ति का, शरद चंद्र की बात में कर रहा हूं, जिसके बेल का विरोध नहीं किया, उससे इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी चंदा ले रही है। 55 करोड़ का लेन देन हो रहा है। चलिए, ईडी का उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपने बेल का विरोध नहीं किया, इसका तो कोई लेना देना है। पीएमएलए के आरोपी को क्या यूं ही आप छोड़ देते हैं?
बेल का विरोध नहीं करते हैं? जरा अरविंद केजरीवाल जी की कस्टडी का विरोध ना करते, आप क्यों मांग रहे थे? तो इस तरीके से हम आप देखें तो ईडी का जवाब उसे और संदिग्ध बना रहा है। और जो आरोप है, जिन शब्दों में, साधारण शब्दों में अरविंद केजरीवाल जी ने समझा दिया है कि एक जेब कतरे को भी इस आधार पर जेल में नहीं डाला जा सकता, तो ईडी जैसी एजेंसी एक मुख्यमंत्री को यहाँ प्रेम जी, आपको मैं रोकना चाहूंगी। एक तो मैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर हमारे रिपोर्टर जो है इकरार, वो वहां पर मौजूद हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले सौरभ भारद्वाज जो है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे वहीं चलते हैं। के विषय में था, उन्होंने कहा मेरा नाम 4 जगह आ रहा है। सबसे पहले हैं सी अरविंद। सी अरविंद मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी थे। उन्होंने यह बयान दिया कि एक दिन वह मेरे घर में मेरी मौजूदगी में मनीष सिसोदिया जी से उनके कुछ एक्साइज के डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए। यानी कि सी को मनीष सिसोदिया जी ने सीएम साहब के घर पे कुछ एक्साइज के डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए। उन्होंने यह नहीं कहा कि कुछ पैसे दिए, ऐसा कोई आरोप नहीं है। मैडम, विधायक, मंत्री और अधिकारी आते हैं, उनके सेक्रेटरी आते हैं, वह आपस में खुसर पुसर करते रहते हैं और कई कागज एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। मुझे बयान एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है। उन्होंने कोर्ट के सामने अपना ये सवाल रखा। उसके बाद उन्होंने दूसरे गवाह के ऊपर आए, जिनका नाम है मुगुंटा श्रीनिवास रेड्डी, जिनको एमएसआर भी कहते हैं, जो जगन रेड्डी की पार्टी के सांसद थे। एमएसआर एक दिन 16 मार्च 2021 को 4:30 बजे उनके दफ्तर में आए। इससे पहले उन्होंने 10 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखी कि मैं एक सांसद हूं, मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूं। अरविंद जी कह रहे हैं मेरे ऑफिस में उन्हें 10 दिन बाद मिलने का समय दे दिया गया। वह 4:30 बजे मेरे पास मिलने के लिए आए। मैं दिल्ली में था तो उन्होंने मेरे से कहा कि मुझे दिल्ली में अपना फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना है, उसके लिए मुझे ज़मीन चाहिए। हमने कहा कि ज़मीन हमारे अंडर नहीं आती, एलजी साहब के अंडर आती है। आप चिट्ठी एलजी साहब को फॉरवर्ड कर दूंगा, यानी कि पहुंचवा दूंगा। 16 सितंबर 2022 को उनके घर पे रेड पड़ी। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप केजरीवाल जी से मिले? उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैं मिला और मैंने अरविंद केजरीवाल जी से अपनी फैमिली के ट्रस्ट के लिए ज़मीन मांगने की बात कही थी। 16 सितंबर, ये जो स्टेटमेंट है, ये 16 सितंबर 2022 को सेक्शन 17 में ली गई थी। ये एक पीएमएलए का सेक्शन है। 5 महीने बाद यानी कि 10 फरवरी को उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुगुंटा रेड्डी के बेटे को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बावजूद वह अपने पुराने है तो बाप टूट जाता है। 16 जुलाई को उसके पिता अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं, यानी कि राघव के पिता मुगुंटा रेड्डी अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं। बीच में ईडी के लॉयर ने फिर से अरविंद केजरीवाल जी को रोकने की कोशिश की, हल्ला गुल्ला हुआ। मिस्टर राजू बोलिए, और फिर किसी तरीके से दोबारा अरविंद जी ने अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा 16 जुलाई को अपना बयान वे बदल लेते हैं। एक बाप अपने बेटी की गिरफ्तारी के बाद अपना बयान बदलता है। 18 जुलाई को जो बयान बार बार हो रहे
थे सौरभ भारद्वाज, उन्हीं तमाम बातों को डिटेल में बताते हुए आपको नजर आ रहे थे। ये वो चिट्ठी है जो अरविंद केजरीवाल ने लिखी है, जहां पर वो बता रहे हैं कि कैसे तमाम जो गवाह हैं उन्होंने कैसे अपने बयान बदले हैं, उन सब का जिक्र वो यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। कोर्ट में भी उन्होंने कहा कि वो अंग्रेजी में नहीं बल्कि हिंदी में बात करेंगे। हिंदी में उन्होंने बात की, हिंदी में अपनी तमाम बातों को उन्होंने रखा है अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि उन्हें पता है वो भाषा जो देश की भाषा है वो सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, उनकी समझ में भी आएगी। वो चिट्ठी सौरभ भारद्वाज यहां पर पढ़ते हुए भी नजर आ रहे थे। यहां पर जो लगातार जिन चार गवाहों की बात की थी अरविंद केजरीवाल ने, उन्हीं चारों ने कैसे अपने बयान बदले हैं, वक्त वक्त पर क्या क्या हुआ है, वो तमाम बातें यहां पर सौरभ भारद्वाज जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। और 1 अप्रैल जो है 11:30 बजे जब एक बार फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे अरविंद केजरीवाल, तब क्या होता है। और जिस तरह से प्रेम कुमार जी भी कह रहे थे कि सीबीआई को भी वो ईडी को भी उस दिन जो है वो जवाब देना है 1 अप्रैल को, तो वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। जिस मनी ट्रेल की बात की गई है यहां पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उसको लेकर क्या कुछ जवाब दिया जाता है। जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए जो शरद रेड्डी ने जो पैसे बीजेपी को दिए, वो जो अप्रूवर बने, वो जो पूरी की पूरा जो षड्यंत्र है, जो कहानी है, उसको लेकर क्या जवाब दिया जाता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले कि मैं प्रेम जी के पास एक बार फिर से जाऊं, हमारे रिपोर्टर जो हैं वो मौजूद हैं इकरार, और इकरार शायद उन्होंने हेडफोन्स अपने उतारे हुए हैं, तो शायद मेरी आवाज उन तक ना पहुंच पाए। अगर उन तक मेरी आवाज पहुंचेगी तो मैं उन तक जाऊंगी। और क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर हैं, जहां पर वो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो वहां पर नेता मौजूद हैं, उनसे वो बात कर रहे हैं, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक बार फिर से प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये तमाम जिस तरह की हेडलाइंस अब अरविंद केजरीवाल को लेकर बनती हुई नजर आ रही हैं, जो सहानुभूति की एक पूरी लहर है जो उनके फेवर में जा रही है, लोग ये कह रहे हैं कि अब 7 सीटों पर सुपड़ा साफ कर देंगे हम भारतीय जनता पार्टी का। आप इसको कैसे देख रहे हैं। और 2 और खास मेहमान, इससे पहले मैं आपके पास आऊं, उमाकांत लखेड़ा जी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं, और राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। प्रेम जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मैं राजेंद्र पाल गौतम जी जो हैं उनके पास मैं जाना चाहूंगी। राजेंद्र पाल गौतम जी, आपसे मेरा सवाल ये है, आज जो पूरी प्रोसीडिंग हुई, क्योंकि आप तो खुद वकील भी हैं, आपने तो और बारीकी से इन तमाम चीजों को देखा होगा, कैसे अब आम आदमी पार्टी इन तमाम चीजों को देख रही है। 1 अप्रैल तक जो है वो रिमांड और मिल गई है ईडी को, अरविंद केजरीवाल ने इसका विरोध भी नहीं किया है। आप कैसे देख रहे हैं, आपकी पार्टी कैसे देख रही है, आगे की रणनीति अब आपकी क्या? देखिए, एक वकील होने के नाते मैं ये देख पा रहा हूँ कि पूरा का पूरा मामला एकदम झूठा मामला है। ईडी के पास कुछ नहीं है, और ईडी कुछ कर सकती है तो कम से कम उन 41 कंपनियों ने जिन्होंने 2741 करोड़ चंदा जांच शुरू होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को दिया, वो ईडी उनकी जांच क्यों नहीं कर रही है। मुझे तो धीरे धीरे कोर्ट पे भी भरोसा उठने लगा है, क्योंकि कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है सुमोटो कार्रवाई करने की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है। और जब न्यायालय को पता लग गया इलेक्ट्रल बॉन्ड एक फ्रॉड है, उसने मान लिया, और मानने के बाद ये भी पता है कि जांच शुरू होने के बाद 41 कंपनियों ने 2741 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। तो ये चंदा तो नहीं है, ये तो रिश्वत है। जांच शुरू करो, डराओ, पैसे लो, जांच बंद कर दो, तो ये फिर संविधान की रक्षा कौन करेगा? कानून कुछ बचा या नहीं बचा? ईडी के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई करेगा? क्या ईडी भारतीय जनता पार्टी के लिए टूल के रूप में काम कर रही है? क्या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भारतीय जनता पार्टी के लिए वसूली का काम कर रहे हैं? कि भारतीय जनता पार्टी जिस पे कहे उस पर जांच करना शुरू कर दो, उसके बाद दबाव बनाओ, और वो लोग भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे देंगे और मुकदमा दर्ज करने की बजाय उसको खत्म कर दो चंदा देने के बाद। तो ये जांच एजेंसियां, अब जांच एजेंसियां नहीं बची है। मैं समझता हूँ देश का लोकतंत्र और संविधान पूरी तरह खतरे में है, और अगर सर्वोच्च न्यायालय भी अगर इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आगे नहीं आता है, और इन जांच एजेंसियों पर लगाम लगाने के लिए आगे नहीं आता है, तो फिर कोर्ट पे भरोसा कौन करेगा? फिर कोर्ट भी सुरक्षित नहीं रहेगा, कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि इन जांच एजेंसियों का इस्तेमाल पूरे विपक्ष को खत्म करने के लिए, डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। और कोई जवाब ईडी से कौन मांगेगा? जवाब भारतीय जनता पार्टी से जवाब कौन मांगेगा? पीएम केयर फंड पर खुद केंद्र की सरकार ने आरटीआई में जवाब दे दिया, संसद में जवाब दे दिया कि इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ये तो एनजीओ है, एक तरह का रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो भाई एक बात बताइए, आपने लोगों की तनख्वाह से पैसे कैसे काट लिए? लोगों ने तो ये सोच के पैसा कटने को मना नहीं किया,
सरकार के अकाउंट में जा रहा है, पीएम रिलीफ फंड में जा रहा है और पीएम जनता के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। वो किसी एनजीओ को डोनेशन तो वॉलंटरी होता है, अपनी मर्जी से होता है, लेकिन वो मर्जी से नहीं था, वो पैसा लोगों की तनख्वाह से काटा गया था। तो उसको क्या कहेंगे? उस पर कोर्ट चुप क्यों है? कोई बोलता क्यों नहीं है? तो मोटो कार्रवाई करने का अधिकार कोर्ट को किस लिए मिला? संविधान से इसलिए मिला है ताकि संविधान एक कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होने के नाते कहीं भी संविधान के ऊपर हमला हो, कहीं भी कोई भी सरकार कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस लाए, कोई भी ऐसा कानून लाए जो संविधान के विपरीत हो, जो लोगों के फंडामेंटल राइट यानी जो भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो, उसको तुरंत रोक लगाना चाहिए। एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय जजमेंट देता है कि दिल्ली की सरकार जनता की चुनी सरकार, अब अधिकारी जनता के चुनी हुई सरकार के अधीन होंगे। उसके बाद एक सप्ताह के अंदर ऑर्डिनेंस लाकर फिर संसद में बिल लाकर उस व्यवस्था को बदल दिया जाता है और अधिकारी अपने कब्जे में ले जाते हैं। इस पे आखिर कब तक तारीख ही नहीं लग पा रही, अभी तो सुनवाई नहीं हो रही। तो सुप्रीम कोर्ट कुछ केस में तो तुरंत सुनवाई कर देता है। और एक और बात, अभी आपको पता होगा हेमंत सोरेन जी की बेल लगी, तो बेल को ये कह दिया कि हाईकोर्ट जाइए। अर्णब गोस्वामी की बेल रात को 12 बजे कर दी घर पे सुन के सुप्रीम कोर्ट ने। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेहरा देखकर और कौन किससे जुड़ा है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा तो तुरंत कार्रवाई होगी, और कोई विपक्ष का आदमी है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। इस तरीके से तो खुद भारत के सर्वोच्च न्यायालय भी अपना धीरे धीरे विश्वास खोने लगा है, और मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय को इस विश्वास को बचाना चाहिए। मैं धन्यवाद करूंगा ऐसे 500 वकीलों को जिन्होंने खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है कि देश का लोकतंत्र खतरे में, कानून खतरे में, संविधान खतरे में, और खुद सुप्रीम कोर्ट खतरे में, कोर्ट की गरिमा खतरे में, इसको बचाइए, इसको बचाना चाहिए। तो मैं बिल्कुल, मुझे आशा नहीं है इनकम टैक्स, सीबीआई इनकम टैक्स से या ईडी से कि वो कोई निष्पक्ष तौर पर कानून के दायरे में रह के काम करेंगे। वो तो कानून को तोड़कर कानून के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, और मेरा बिल्कुल उनको पर भरोसा नहीं है। जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। मेरे पास कुछ और महत्वपूर्ण सवाल हैं आपके लिए, और एक आम आदमी पार्टी के लीडर के तौर पर भी मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि अब आगे जो पूरा संघर्ष का रास्ता है उसको आप कैसे, आप और आपकी पार्टी लेकर जाएंगे। लेकिन उमाकांत लखेड़ा जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, अभी फिलहाल जो पूरा अरविंद केजरीवाल का अब तक का आपने मामला देखा है, और जिस तरह से आज खुद अपनी पैरवी करते हुए नजर आए, जिस तरह की बातें, दलीलें उन्होंने पेश की हैं, एक तरफ उन्होंने इमोशनल बातें भी कही हैं और दूसरी तरफ राजनीति से प्रेरित इसको बताया है। उनकी पत्नी बाहर आके कहती हैं कि वो लगातार, उनकी तबीयत खराब है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। इंटरनेशनल हेडलाइंस बन रही है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। इन तमाम चीजों को, और लोकसभा का इलेक्शन 2024 का कहां जाता हुआ आप इसको देख रहे हैं, और कैसे देख रहे हैं अब आगे की सियासत को, खासतौर पर अब जब अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है उसको 4 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है? देखो, ये अजीबोगरीब मामला है, और मैं इस बात से सहमत हूँ कि पूरी तरह जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देश में लागू हो गया है, आज नहीं, आज से 10 दिन पहले लागू हो गया। उसके बावजूद जो राजनीतिक विरोधी हैं, जो सरकार की नीतियों को लेकर के आलोचना करते हैं, और जो उस सरकार की और सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ मैदान में है, चुनाव लड़ रहे हैं, उनको, उनके खिलाफ सरकारी एजेंसियां लगाना, उनको डराना, उनको धमकाना, उन्हें जैसा कि आम आदमी पार्टी और सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए आपस में जो आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, उससे ये लगता है कि ब्लैकमेल, राजनीतिक ब्लैकमेल, केवल चुनाव में ना जाएं आप, चुनाव ना लड़ें आप प्रचार ना कर सकें, आप अपने पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए अपील ना कर सके, जनता के बीच ना जा सकें, आप बैठकें ना कर सकें, और एक संवादहीनता, कट ऑफ जिसको बोलते हैं, आपके और पार्टी के जो रणनीति बनाने वाले लोग हैं या जो चुनाव प्रचार करने वाली जो मशीनरी है उसके बीच में हो जाए, तो एक तरफा खेल हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जो इस चुनाव में खड़ी है और कटघरे में खड़ी है, वो एकदम चुनाव वो जो है एकदम एक तरफा हो जाए और जीत जाए। मैं ये मानता हूँ कि जो न्यायपालिका की भूमिका है, मैं उसको भी क्वेश्चन करता हूँ कि किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से न्यायपालिका बिहेव कर रही है, बर्ताव कर रही है, न केवल निचले स्तर पर कर रही है बल्कि उच्च स्तर पर भी, सर्वोच्च स्तर पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, और कुछ फैसले जरूर किए हैं उन्होंने, जैसे इलेक्शन बॉन्ड का जो मामला है जिसमें मोदी सरकार
पूरी तरह बेनकाब हो गई है, एक्सपोज हो गई है, कोई मुंह छिपाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि न्यायपालिका को, इसलिए कि न्यायपालिका कोई बात का ध्यान रखा जाता है, और जो जजेज होते हैं उनकी ट्रेनिंग का भी एक हिस्सा होता है ये, कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि न्याय दिखना भी चाहिए। तो न्याय तो हो नहीं रहा है और दिख भी नहीं रहा है, ना हो रहा है ना दिख नहीं रहा है, क्योंकि इसी में जो शरद है, जो अभियुक्त है, उनको आपने कमर में दर्द होने की वजह से आपने जमानत दे दी, निचले लेवल पे ही जमानत दे दी, ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और ईडी ने कहा नहीं 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 बिल्कुल ठीक है। और देखिए ना कि जितना ये जो नक्सस है क्रिमिनल्स एंड पॉलिटिशियन के बीच में, वो नक्सस किस तरह से है कि इधर से आप 6 बार पहले आप जमानत का विरोध करते हो, ऑन रिकॉर्ड बोलते हो कि मुझ पर ये दबाव है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही देनी है, उनको घसीटना है, और 7वीं बार आप अचानक जब आपका और सरकार के जो सत्ताधारी पार्टी है, जो इस पूरे षड्यंत्र की कमान संभाले हुए है, इसको रिमोट कंट्रोल से, अब तो खैर रिमोट भी नहीं कहेंगे, अब तो नंगा होकर के ये सो चला रहे हैं पूरे तंत्र को। अब वो कहते हैं कि साहब इनको जमानत दे दी जाए, हम विरोध नहीं करेंगे। ये कौन सा न्याय है, कौन सा नियम है कि एक व्यक्ति के लिए जो अपराधी है आपकी नज़र में, जो जेल में बंद है, वो अक्यूज है, उसको आप वादा माफ गवाह बना रहे हैं, उसको आप रियायत दे रहे हैं, और उसके बाद उसकी कंपनी है, उसकी कंपनी का पैसा लेकर के आप भारतीय जनता पार्टी के खाते में जमा कर रहे हैं। तो आपने अगर अरविंद केजरीवाल पर कोई आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई षड्यंत्र रचा है, हम एक बात के लिए एक जिसको कहते हैं कि उदाहरण के लिए अगर हम मान लेते हैं कि उनको कोई फायदा पहुंचाया गया और उसके एवज में चंदा लिया गया, और ये चंदा लेना कोई नई बात नहीं है। इस तरह के लोगों से चंदा तमाम तरह के जब ये कानून नहीं आया था चंदा लेने वाला, वो तब से लेकर के ये सारी चीज़ें किस तरह से शक्ल ले रही हैं। मुझे बड़ी अजीबोगरीब बात ये लगती है कि अरविंद केजरीवाल ने अगर तथाकथित कोई डील की है और उसके बाद फ़ायदा उठाया है, पार्टी के लिए फ़ायदा उठाया है, तो उसमें मनी ट्रेल कहाँ है, उसमें पैसा कहाँ गया? वो हवा में था या पानी में था या जंगल में था? वो पैसा अगर ट्रांसफ़र हुआ है तो कहाँ गया? आप किसी भी व्यक्ति को केवल इस बिना पर नहीं फंसा सकते हैं कि पैसे की जब तक लेन देन नहीं हो, फिजिकली पैसे को एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र करते हुए नहीं दिखाया गया है। तो इस तरह की जो बातें करना, वो बकवास से ज़्यादा कुछ नहीं मैं उनको कहूँगा। और दूसरी बात और जो ज़रूरी है वो ये है कि बीजेपी के खाते में अगर आप ठीक है, आप प्राकृतिक न्याय कर रहे हैं, नेचुरल जस्टिस की बातें आप करते हैं, तो ईडी की कस्टडी में आने के बाद और छूटने के बाद क्या जो कनेक्शंस है पैसे ट्रांसफ़र होने का, वो मनी ट्रायल का जो इश्यू है, वो मनी ट्रायल भारतीय जनता पार्टी के लिए कहाँ गया? क्या भारतीय जनता पार्टी पर, इस देश के उनके नेताओं पर, ईडी के लोगों पर, क्या या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा, क्या उन पर इस देश का कानून लागू नहीं होता? क्या वो किसी श्रीलंका के या नेपाल के या भूटान के किसी कानून से गवर्न होते हैं कि भारत के कानून से गवर्न होते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरी जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, ये कहानी लिखी गई है, और इस कहानी में जो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उन्होंने एक जो जैसा होता है ना कि एक सीमा रेखा खत्म कर दी है। जो देश में संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, उनके बीच में ये होता था कि पहले ये संस्थाओं का एक अलग अलग स्वरूप होता था, अलग अलग पिलर ये संस्थाएं होती थी, चाहे वो संसद हो, चाहे भारत का निर्वाचन आयोग हो। ऐसा लगता है कि ये ब्रांचेज बना दी गई भारतीय जनता पार्टी के, जैसे सेल होते हैं पार्टी के, प्रकोष्ठ होते हैं। तो वो प्रकोष्ठ ये है कि इतना बड़ा कम्युनिकेशन है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं, उनमें और ईडी के बयान में कोई फर्क नहीं है। तो ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। देश में अगर यही सब चलता रहा तो कोई भी चीज़, कोई भी संस्था बचेगी नहीं, ना देश में बोलने की आज़ादी बचेगी। और ये जो भारत का जो संविधान की दुहाई देते हैं कि संविधान, इन्होंने ऐसा लगता है कि उस संविधान की जो गाड़ी खड़ी है, जो बस खड़ी है, उसका एक एक पुर्जा
निकाल निकाल करके, टायर निकाल करके एक ढांचा इस तरह से बनाना चाहते हैं कि उस गाड़ी के पूरे ढांचे के पूरे भीतर के जितने भी तार है, लोहा लगा है, उस सारे को एक एक करके बाहर निकाल दो और ये दिखाने के लिए एक आडंबर रह जाएगा कि साहब ये भारत का संविधान अभी जीवित है। मैं मानता हूं कि बहुत ही शर्मनाक स्थिति है लोकतंत्र के लिए, और तमाम तरह के लोग जो लोकतंत्र में जी रहे हैं और एक ऐसे तंत्र के नीचे जी रहे हैं पिछले 10 साल से, जहां भारतीय जनता पार्टी ने डेमोक्रेसी को, संविधान को, लोकतंत्र को, इलेक्शन कमीशन और भारत के जो जिस कहते सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका को एक किस्म से हाईजैक करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी धन्यवाद। बहुत सारी बातें जो हैं, तमाम महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो आप इस सवाल के जवाब में आपने कह दी हैं, और ये जाहिर सी बात है ये बहुत गहन चिंतन और बहुत परेशानी की तमाम बातें हैं, ख़ासतौर पर जिस इरा में हम फिलहाल जी रहे हैं। और यही बात है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन डू एंड डाई का इलेक्शन है। ये इलेक्शन जो है वो दरअसल ये डिसाइड करेगा कि आगे हमारे देश में कौन से वो विचार हैं वो जो पनपने जा रहे हैं। गांधी के विचार, लोकतंत्र से ये देश चलेगा, संविधान से ये देश चलेगा, या फिर हमारे देश में कुछ और होने जा रहा है, जिसकी लगातार आप बानगी कुछ वक्त पर देखते रहते हैं मौजूदा सरकार के थ्रू। और राजेंद्र पाल जी, प्रेम जी, मैं आपके पास आ रही हूं। राजेंद्र पाल जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि एक आम आदमी पार्टी के नेता होने के नाते अब आप मुझे ये बताइए कि आगे का रास्ता आपके लिए क्या, अगर ये जो रिमांड है अगर ये जुडिशियल कस्टडी में बदलती है, जैसे हमने और केसेस में देखा है जो आपके और नेता जो हैं वो जेल में हैं, और अगर अरविंद केजरीवाल को लंबे वक्त तक जेल में रखा जाता है, तो फिर आपकी पार्टी के आगे क्या रास्ता बचता है? क्योंकि कार्यकर्ता आप लोग कितने वक्त तक आप विरोध प्रदर्शन कर पाएंगे, एक इसकी भी एक मियाद है, तो फिर उसके बाद क्या क्या आप लोगों की रणनीति है? कैसे देख रहे हैं आप इस मामले को आगे अब जाता हुआ? मैं समझता हूं कि देश और देश के लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए जिस तक जाना पड़ेगा जाएंगे, पूरा जीवन लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे, झुकने का सवाल नहीं उठता। ये जेल में डाल सकते हैं, सबको डाल दें, हम सब जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि किसी न किसी को इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने लाखों लोग उन्होंने अपनी जान गंवाई है इस देश की आज़ादी के लिए। अगर उनको पता होता है कि आज़ाद होने के बाद भारत ऐसा बनेगा और कुछ लोग इस तरह लोगों की आज़ादी को खतरे में डाल देंगे और फिर जांच एजेंसियों का, सारी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल विपक्ष को ख़त्म करने पे लगा देंगे, लोगों के रोज़गार छीन लेंगे, लोगों के जीवन में अंधकार पैदा कर देंगे, तो शायद वो अपनी जान कुर्बान ना करते। लेकिन आज मैं संविधान निर्माताओं के बारे में याद करके सोचता हूँ कि उन्होंने संविधान लिखते वक्त सोचा होगा कि अब संविधान से देश चलेगा, एक राष्ट्र के रूप में भारत मजबूत होगा। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है धीरे धीरे रसिया की तरह और चाइना की तरह हमारा देश होता चला जाएगा, और फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वैसे ही चुनाव आयोग वो बिल्कुल लोगों की मजाक उड़ा रहा है, जैसे ईवीएम के खिलाफ पूरा देश। आप देखिए कि संविधान ने इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी दी है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की। लोगों को ईवीएम पे भरोसा नहीं है, लेकिन वो जिद पे अड़ा है कि ईवीएम से ही कराएंगे। तो बचा क्या है? आप देखिए ना कि एक आदमी जो गिरफ्तार होने के बाद 5 करोड़ रुपए देता है बीजेपी को, और उसके बाद फिर बेल लगाता है, और बेल उसकी बेल पे अपोज नहीं करती ईडी, और उसके 55 करोड़ रुपए के करीब वो बीजेपी को चंदा दे देता है, और उसके बयान के ऊपर भरोसा करके कोर्ट दिल्ली की जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री को ईडी को रिमांड दोबारा दे दिया है। भाई ईडी कुछ तो बताए, मनी ट्रेल तो सारा बीजेपी पे जा रहा है, ऑन रिकॉर्ड जा रहा है। आम आदमी पार्टी को पैसा दिया, इसका तो कोई मनी ट्रेल का कोई रिकॉर्ड अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पैसा दिया उसका पूरा रिकॉर्ड है। मिस्टर शरद चंद्र रेड्डी ने जो पैसा भारतीय जनता पार्टी को एफआईआर दर्ज होने के बाद, गिरफ्तारी के बाद, और उसके बाद बेल होने के तुरंत बाद जो पैसा बीजेपी को दिया, उसका तो मनी ट्रेल है। उसका क्या कार्रवाई होगी? उस पर ईडी कहाँ है? ईडी नहीं है। ये ईडी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रही है। मुख्य मीडिया चैनल वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। तो जो चौथा स्तंभ जो होता था देश के अंदर प्रजातंत्र का, वो तो एकदम पूरी तरह कोलैप्स हो गया है। और अब तो कोर्ट के ऊपर भी इतने प्रश्न लोग उठा रहे हैं। पहले लोग कोर्ट की इतनी इज्जत करते थे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी नहीं करते थे। लोग कहते थे हमें कोर्ट के ऊपर भरोसा है। अब तो लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पे बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने लगे हैं। ऐसी स्थिति देश में आ गई कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी लोग सवाल पैदा कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को खुद अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने पे काम करना चाहिए।
उसको किसी सरकार के सामने डरना नहीं चाहिए। जनता की ताकत कोर्ट के साथ है, पूरे देश की जनता सुप्रीम कोर्ट के साथ है। कोर्ट को चाहिए कि वो कम से कम उन मर्यादाओं को बचाए, संविधान को बचाए, लोकतंत्र को बचाए। एक पॉलिटिकल पार्टी के सामने घुटने टेक देने से अगर सारी संस्थाएं घुटने टेक देंगी, बचेगा कैसे लोकतंत्र, बचेगा कैसे? रही बात पार्टी कैसे चलेगी, पार्टी जनता ने बनाई, जनता से पूछ के बनाई, जनता के मुद्दों पे बनी, जनता के लिए लड़ते रहेंगे। और वो हमारी पार्टी को कुचलने के लिए जितना 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 जुल्म करना चाहे कर लें। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं और बिकने वाले भी नहीं हैं कि जो चाहे कर लें। हम लोग इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक भारत के प्रजातंत्र को और भारत के संविधान को बचा नहीं देते। और इसको बचाने में अगर हमारी प्राण भी चली जाए, वो हमें मरवा भी दें, किसी से जेल में डलवा दें, तो इस बात से डर के कि हम लड़ाई छोड़ दें, लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। हम लोग लड़ने वाले हैं। हम लोग तो जनता के मुद्दों पे आए थे, हम लोग को यह राजनीति बदलना है। अब ये जितना मर्जी जुल्म करना चाहे करें, हम लोग झुकेंगे नहीं, इस लड़ाई को जारी रखेंगे। जितना जुल्म ये करना चाहते हैं उतना कर लें। अगर ये सोचते हैं हम डर जाएंगे तो हम डरने वाले लोग नहीं हैं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। और ये मैसेज जो है वो दूर तक जाएगा, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग जो हैं हमें देखते हैं और ये मैसेज उन तक पहुंचेगा। ये जाहिर सी बात है कि जो आप बात कह रहे हैं कि ये संघर्ष ही अब आगे रास्ता है और राजनीति बिना संघर्ष के की भी नहीं जा सकती है। संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे और आगे का रास्ता भी संघर्ष भरा ही रास्ता है, ये साफ तौर पर अभी दिख रहा है। और ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए, बल्कि अब जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो नेशनल बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो देश की सबसे पुरानी पार्टियां हैं, उन सब के लिए भी रास्ता सिर्फ संघर्ष का ही है। संघर्ष से ही वो यहां तक पहुंची थी और आगे अब उनके लिए संघर्ष और ज्यादा बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। अगर आप इस संघर्ष के आगे झुक गए तो फिर आप एक तरह से आपकी राजनीति खत्म, लेकिन अगर आप संघर्ष के इस रास्ते में अगर आप अडिग रहे और आपने बिल्कुल सत्ता की आंखों से आंखें मिलाई, तो आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सकता है। इसके चांसेस बहुत ज्यादा है, साफ तौर पर दिख रहा है। प्रेम कुमार जी, एक और नरेंद्र मोदी जी ने एक और जो है वो बात जो है वो गढ़ दी है। अभी 15 लाख तो लोगों के अकाउंट में गए नहीं, जिस 15 लाख को जुमला बता दिया गया था। अब उन्होंने ये कहा है कि ईडी के जरिए जो उगाही हुई है उस पैसे को उनको सीधे तौर पर कहना है कि वो जो गरीब जनता है उसमें बांट दिया जाएगा। तो क्या आपको लग रहा है, क्या वाकई में ये तमाम बातें जो फिलहाल हास्यास्पद ही लगती हैं, क्या कोई कुछ बदल पाएंगी? क्योंकि उन्हें फिलहाल लग रहा है कि भ्रष्टाचार के इस पूरे मुद्दे पर जिसको वो लेकर वो मुखर रहे, तमाम रैलियों में सबसे पहले वो बात करते हैं, उसी में वो खुद गिरते हुए नजर आ रहे हैं। देश का सबसे बड़ा स्कैम जिसको विपक्ष कह रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड, वो खुलकर सामने आ गया है। तो क्या आपको लग रहा है ये सारी बातें प्रधानमंत्री के जरिए कही गई, इसका कोई असर होगा आप लोगों के ऊपर? क्योंकि काट की हांडी को आप कितनी बार चढ़ाएंगे? मुझे तो लगता है बुशरा जी बहुत असर होगा, और नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहे हैं वो बहुत अच्छा बोल रहे हैं और इसका जबरदस्त प्रभाव होने वाला है। क्योंकि काला धन जब लाने की बात हुई थी तो उसका एक 10-15% 15 लाख रुपया सबको देने की बात उन्होंने की थी। तो अब जो बात उन्होंने कही थी और एक बार फिर वो दोहरा रहे हैं कि भ्रष्टाचार से जब्त की हुई रकम को वो जनता में लौटाना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, लौटाइए ना। भ्रष्टाचार अब जनता पूछ रही है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड से जो आपको पैसे मिले हैं उगाही के जरिए, ऐसा नहीं चंदा वाली बात नहीं बोल रहे, चंदा लिया आपने ठीक किया, लेकिन 41 कंपनियों की 2741 करोड़ रुपए जो हैं वो छापेमारी के बाद या उसके पहले या उस रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए, जिसको कहा जाता है कि उगाही, एक्सटॉर्शन जिसको बोलते हैं, उसका मामला है। तो एक्सटॉर्शन से जो पैसा है ये भ्रष्टाचार का पैसा है। तो 2741 करोड़ सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी लौटाए। ये नरेंद्र मोदी जी के बयान का वेलकम होना चाहिए और स्वागत होना चाहिए कि आप भ्रष्टाचार से जो जमा रकम है उसको जनता में लौटाने के लिए बोल रहे हैं। तो ये हमें लगता है जनता उनसे पूछेगी और ये बहुत वेलकम स्टेटमेंट है और इसका स्वागत होना चाहिए कि जो भी भ्रष्टाचार से जमा की हुई रकम है वो जनता को वापस दीजिए। एमएसपी पूरी हो जाएगी, जो उसके लिए जितने पैसे चाहिए, बोलते सरकार के पैसा नहीं है तो किसानों को एमएसपी मिल जाएगी इन पैसों से। तो ये बहुत बड़ा काम हो सकता है इसमें।
तो ये चीजें अच्छा है, जनता पर प्रभाव पड़ेगा, जनता पूछेगी भी, उनसे पूछेगी। बहुत अच्छा मुद्दा उन्होंने छेड़ा है। अभी बीजेपी जो भी एक्शन ले रही है, काम कर रही है, वो जनता के सामने वो एक्सपोज हो रही है। जैसे अभी उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल करप्ट हैं। ये साबित करने की उन्होंने कोशिश की, करप्ट हैं इसीलिए जेल में है, ये कहा। लेकिन जो बातें अब जनता को समझ में आ रही है कि नहीं, करप्ट हैं इसलिए जेल में नहीं है, बल्कि करप्शन करने वाले लोगों ने इनको जेल में डाला है अपना राजनीतिक मंसूबा पूरा करने के लिए। ये बात समझ में आ रही है। अब जैसे एक बात कहते हैं लोग कि अरविंद केजरीवाल बार बार समन को मना कर रहे थे, वो जानबूझ करके मना कर रहे थे। देखिए कितनी हास्यास्पद बात है ये कि अरविंद केजरीवाल किसी भी समन को मना कर सकते हैं, तो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार होंगे, तभी तो मना करेंगे। तो वो क्या गिरफ्तारी से बचने का हक, अख्तियार अरविंद केजरीवाल के पास कैसे है? गिरफ्तार करने का अधिक अख्तियार और हक ईडी के पास है, वो कभी भी गिरफ्तार कर ले। लेकिन अरविंद केजरीवाल को कभी भी गिरफ्तार हो जाए ऐसा हक नहीं है ना उनके पास। तो जब पहला, दूसरा, तीसरा समन आ रहा था, तो उस समय ये समन की संख्या क्यों बढ़ती गई? समन की संख्या बढ़ी तो इसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार है, इसके लिए ईडी जिम्मेदार है। इसने समन नहीं पालन हो रहा था तो कानून के हिसाब से उसी समय ये एक्शन ले लेते, और नहीं तो आज 9 समन हुआ तो केजरीवाल 10, 12, 15 भी समन का जवाब नहीं देते। आप बैठ के समन भेजते रहते हैं, आपका यही काम है, साल भर समन भेजते रहिए। आपने समय पर समन पर एक्शन नहीं लिया, इंतजार किया। राजनीति कैसे बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाए, कैसे परसेप्शन बिल्डिंग में बीजेपी को ये काम आए कि अरविंद केजरीवाल करप्ट हैं, ये एक मिली जुली कोशिश हुई है। इसको अरविंद केजरीवाल ने कहा है अदालत के भीतर से कि ईडी मुझे फंसा रही है, और बीजेपी के पास में मनी ट्रेल का दिखता है कि पैसा बीजेपी के पास गया है। ये दोनों बातें जोड़कर बता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट लोगों ने भ्रष्टाचार के मामले में फंसाने की कोशिश की है। तो जो कोशिश हुई है जनता के सामने उलट करके उसका सच सामने आ गया है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है वो उलटकर सामने आ गया है, और जो भी फिलहाल वो कदम उठाते हुए नजर आ रही है, लग रहा है कि उसी पर ही उल्टे और भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजेंद्र पाल जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले उमाकांत जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या आपको लग रहा है कि चाहे हेमंत सोरेन की बात करें, अब अरविंद केजरीवाल की बात करें, चाहे हम कांग्रेस के जो अकाउंट सीज हुए हैं चाहे हम उसकी बात करें, और उससे पहले लालू प्रसाद से तेजस्वी यादव, एक लंबी फहरिस्त है, महुआ मोइत्रा, जिनको ईडी के जरिए जो है वो उनको जो है या तो उनके पर केस दर्ज हैं, उनकी तो सांसदी चली गई, या वो जेल में हैं, या फिर इस तरह की कानूनी प्रक्रियाओं में वो पूरे तरीके से उनको फंसाया गया है कि ताकि वो आगे सही तरीके से चुनाव में ना जा सकें, वो रैलियां ना जा सकें, रैली ना कर सकें, जनता के बीच ना जा सकें, और इन तमाम चीजों में फंसे रहें, और बीजेपी बिल्कुल खुले तौर पर अपनी रैलियां वो तमाम करती रहे। लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या वाकई में जनता इन तमाम चीजों को नहीं देख रही है? क्योंकि जनता में एक परसेप्शन बन रहा है कि ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है, कैसे तानाशाही रवैया इख्तियार किया जा रहा है। इस सब माहौल में क्या हम लोकसभा 2024 का इलेक्शन फ्री और फेयर क्या देख पाएंगे? क्योंकि अंत में तो यही चीज सबसे महत्वपूर्ण है, सत्ता बदलेगी तभी सब कुछ बदलेगा। अगर फिर से वही सत्ता आ गई, जो लोग सत्ता परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो हम फिर से शायद वही सब देखेंगे। तो क्या आपको लग रहा है ऐसे माहौल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन 2024 का हम देखेंगे? क्योंकि उसी पर ही सब कुछ डिपेंडेंट है। देखिए, निर्वाचन आयुक्त, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे मिस्टर राजीव कुमार, उन्होंने जिस दिन इलेक्शन की घोषणा की, इलेक्शन शेड्यूल की घोषणा की, उन्होंने एक बात बार बार दोहराई, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हम प्लेइंग लेवल प्लेइंग फील्ड रखेंगे, सबको हमारी तरफ से सारे लोग बराबर हैं। सीधी सी बात है, उनके जो एक्शंस बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पहले और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, उनके जो तमाम एक्शन ये बता रहे हैं कि वो अब पूरी तरह सरकार के सामने सरेंडर कर चुके हैं। मैं बड़ी चिंता के साथ ये
वक्तव्य दे रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इलेक्शन कमीशन TN सेशन साहब जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तब से लेकर के 20 साल तक मैं वहाँ रिपोर्टर था। इलेक्शन कमीशन में मैं खबरें करता था, कवर करता था। कोई घटना नहीं होती थी जो ब्रेकिंग न्यूज हम करते थे, और इतना फ्रीक्वेंसी से हम खबरें स्टोरी करते थे कि देश और दुनिया को हम बताते थे। लेकिन आज ये हालत हो गई है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर बात करते हैं तो केवल वो बोलते हैं। उस दिशा में उन्होंने आज तक पिछले 10 साल में केवल उन्होंने 2 नोटिस जारी किए। एक नोटिस जारी किया उन्होंने पश्चिम बंगाल में जो दिलीप घोष है बीजेपी के नेता को, और दूसरा महुआ मोइत्रा को, जो और शायद सुप्रिया श्रीनेत को किया है, मुझे जरा कंफर्म चेक करना पड़ेगा। तो ये हो गया है कि इसलिए कि वो बैलेंस दिखाई पड़े। एक उसमें कंगना रनौत के मामले में बड़ी एक्टिव रोल में राष्ट्रीय महिला आयोग भी आई। मतलब आपके सवाल का जवाब देने के पहले 2 पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि कंगना रनौत जहां चुनाव लड़ रही हैं, वहां उत्तराखंड के जो पौड़ी जिला है, जहां अंकिता भंडारी की सितंबर 2022 में बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने मिलकर के उसकी हत्या की और उस पर प्रोस्टिट्यूशन के लिए दबाव डाला जा रहा था। और आरएसएस का जो नेता है, बहुत बड़ा नेता है उत्तराखंड में, जो आज भी वहां बैठा हुआ है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जब आपको लड़कियों की चिंता हो रही है, बच्चियों की सुरक्षा की चिंता हो रही है, तो मंडी के लिए जो चुनाव लड़ रहा है उसके लिए दूसरा कानून, और बगल में वहां से शायद 100 किलोमीटर दूर पौड़ी जिला है, उनके लिए दूसरा कानून क्यों बना रखा आपने? एक ही देश में एक ही संविधान है, तो वहां पर क्यों नहीं एक्शन आप करते हैं? वहां आप क्यों एक्टिव हो जाते हैं? स्मृति ईरानी ने तमाम तरह की बातें बोली, सोनिया गांधी के खिलाफ बातें की गई, उसके खिलाफ क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं एक्शन आप करते हैं अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हो? नंबर दूसरी बात थी कि आपने हेमंत सोरेन और बाकी जो विपक्षी नेताओं की बात की कि जिसमें ईडी लगा दी गई है, नोटिस और समन, इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने के पहले। सीधी सी बात है कि जनता में इनको ये साफ संदेश चला गया है कि जनता में चुनाव हार गए हैं। अभी इनके पास एक ही ऑप्शन रह गया है, या बालाकोट करने की स्थिति में तो ये है नहीं आज की तारीख में। अभी तक जो इनको लग रहा है कि हम इतने एक्सपोज हो चुके हैं कि हमारे पास कोई जवाब नहीं बचेगा कि आप अचानक इलेक्शन के मौके पर आपने क्या कर दिया। आप राजनीतिक जो निर्वाचित लोग हैं, राजनीतिक दल के लोग हैं, जेल में बंद करने का मतलब ये होता है कि साहब ये लोग कहीं भाग ना जाएं, जवाब ना दें, तो जेल में बंद कर दो, ताकि वहां पर कोई प्रेशर, बिना प्रेशर किए हुए या इन पर प्रेशर डाल करके हम इनसे जो चाहें वो उगलवा दें। क्या अरविंद केजरीवाल से लोगों के राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं क्या? लेकिन अरविंद केजरीवाल कोई खूंखार अपराधी तो नहीं है कि आपने एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को, दिल्ली की 2 करोड़ जनता है, उस जनता का जो नेतृत्व कर रहे थे उनको आपने उठा करके जेल में डाल दिया। अब आप जो है बाकी लोगों पर भी धीरे धीरे करके शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे सिंपल सीधी सी बात यह है कि जो ईडी का जो प्रोविजंस है गिरफ्तारी का, और आप सबूत नहीं दिखाएंगे, आप कोई चार्जशीट नहीं देंगे, आप कोई एफआईआर की कॉपी नहीं देंगे, आप सीधा गिरफ्तार कर देंगे। जो ईडी को ये जो असीमित पावर मोदी ने दी है और उनके गृह मंत्री ने दी है, ये सीधी सी बात है कि ये बेसिकली लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए और विपक्ष चुनाव जीतने के लिए इस तरह के पैरामीटर्स को, इस तरह के प्रोविजंस को शामिल किया गया है। और ये मेरा साफ मानना है कि ये भारत के जो संविधान है, ये आर्टिकल 19 में ये जो प्रोविजन, ये जो रद्दोबदल आर्टिकल 19 में किए गए हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो लोगों का जो निजी अधिकार है, निजता का जो अधिकार है, उसके दायरे में उसको दरकिनार करके ये प्रोविजंस उसमें किए गए हैं, ये भारत के संविधान के खिलाफ हैं। और मुझे लग रहा है इस पर कोई बहस जरूर होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो शायद कहा है कि हम ये जो प्रोविजंस किए गए हैं ये जन विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी जो प्रोविजन किए गए हैं इनको हटाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि जरूर ये रात खुलेगी, ये अंधेरा छंटेगा, और ये इस तरह के इन्होंने जो ब्लैकमेल करने के लिए जो कानून पारित किए थे, क्या मैं तो ये बताना चाहता हूं कि क्या भारत का जो संविधान बना था उस समय जो संविधान निर्माताओं के सामने ये मुद्दा क्यों नहीं रहा होगा? ये मुद्दा 100% रहा होगा कि भाई जो इस तरह के लोग करें, जो आर्थिक घोटाले करें, घपले करें और सत्ता का दुरुपयोग करके पैसा बनाएं, उन लोगों को इस तरह गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
तो निश्चित रूप से उन लोगों के दिमाग में ये बात जरूर थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि उनको पता था, उनको पता नहीं था, उनको सोचा भी नहीं था कि मोदी और अमित शाह के रूप में एक निरंकुश तानाशाही भारतवर्ष में आएगी और वो इस तरह के नागरिक अधिकारों का अतिक्रमण करेंगे, मानवाधिकारों का अतिक्रमण करेंगे, लोकतंत्र को हाईजैक करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तमाम तरह की जो चीजें हैं ये इस चुनाव में मुद्दा बनेंगी, लोगों के घर घर में मुद्दा बनेंगी, क्योंकि निश्चित रूप से जो अचानक इनको उम्मीद नहीं थी कि इनको लगता था कि ये ऐसे ही इलेक्शन बीत जाएगा, लेकिन मेरा पक्का यकीन है कि ये चुनावी बॉन्ड का मुद्दा नहीं आता और ये इनको खबरों को डाइवर्ट करना नहीं होता। तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी 5-7 दिन और लटक जाती। गिरफ्तार तो इनको करना था, हो सकता है कि 10 दिन बाद करते या 15 दिन बाद करते जब चुनाव चल रहा होता, तो या चुनाव की तैयारी, चुनाव प्रचार उच्चतम गति पर होता। तो इनको अचानक क्योंकि खबरें डाइवर्ट करनी थी, ये एक्सपोज हो चुके थे, देश विदेश के सामने, मीडिया के सामने एक्सपोज हो गए। विदेश अब तो कहते हैं कि भाई पूरा विदेश हमारे साथ है। अब जो प्रमुख देश है, मित्र देश है भारत के, जर्मनी है और अमेरिका है, उन लोगों ने तो इनको एक्सपोज कर दिया। उनके राजनयिकों को इन्होंने बुला करके अपना विरोध भी दर्ज किया। लेकिन उसके बाद भी अमेरिका ने कल फिर जा करके कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो उन्होंने फंड सीज किए हैं उस पर भी आवाज उठाई है, और अरविंद केजरीवाल के मामले में तो पहले ही आवाज उठा चुके हैं। अब ये अमेरिका के खिलाफ ये इस तरह से बयान इसके 24 घंटे से चुप हो रखे हैं। अब ये क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे ये देखने की बात है। लेकिन राजनीतिक विरोधियों को जो जिस तरह की चाल चली जा रही है वो बहुत खतरनाक है, लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं उनको जनता जो है वो खुले आंखों से देख रही है, अपने खुले कानों से वो सुन रही है, उसको भी सब कुछ समझ में आ रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है आने वाली जो सत्ता है वो जाहिर सी बात है ये तय करेगी कि आगे जनता के साथ क्या होने जा रहा है। वो जनता जो बेरोजगारी से त्रस्त है, वो जनता जो महंगाई से त्रस्त है, वो युवा जो तैयारी करते हैं फौज में जाने की और कैसे उनको अग्निवीर के तहत जो है वो उनको भेजा जाता है, वो युवा जो पेपर की तैयारी करते हैं उनका पेपर लीक हो जाता है, वो युवा जो लगातार अपने पेपर्स के रिजल्ट का इंतजार करते रहते हैं, वो युवा जो वो डिग्रियां हाथ में लेकर अपनी नौकरियों का इंतजार करते रहते हैं, वो महिलाएं जो लगातार शोषण का शिकार हो रही हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो देख रहे हैं आगे आने वाले इलेक्शन को। और क्योंकि आगे आने वाला इलेक्शन जो है 2024 का, वो उनकी तस्वीर और तकदीर को तय करने वाला है कि आगे 5 साल उनके साथ, उनकी जिंदगी के साथ, उनकी किस्मत के साथ क्या कुछ होने जा रहा है। राजन गौतम जी, मेरा आपसे सवाल ये, आपने तो ईवीएम की पूरी लड़ाई भी लड़ी है, आप उसके मुख्य चेहरों में से रहे हैं। वो लड़ाई हमने देखी, आपने संघर्ष किया, संघर्ष करना महत्वपूर्ण है, जाहिर सी बात है रिजल्ट आपके फेवर में नहीं रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल में है और नेता जेल में है। क्या आपको लगता है ऐसे माहौल में विपक्ष एक मजबूत विकल्प के तौर पर मैदान में उतर पाएगा, वो चुनौती दे पाएगा एक ऐसी सरकार, एक ऐसी पार्टी को जो साम दाम दंडभेद की सियासत करती है, जिसके पास धन बल एजेंसी सब कुछ मौजूद है? देखिए बुसरा जी, जो 2019 का चुनाव हुआ था ये सारी पार्टियां अलग अलग लड़ी थी और तब भारतीय जनता पार्टी को 37.2% वोट मिला, तब उनको 303 सीटें आई। एक बात तो समझ लीजिए, उसके बाद से केंद्र सरकार की गरिमा लगातार गिरी है, हर कसौटी पर सरकार पूरी तरह फेल हुई है, रोजगार देने के मोर्चे पे बुरी तरह फेल हुई है। अभी न्यूज़ 24 पे एक रिपोर्ट आई कि 87% युवा बेरोजगार है, यानी जो 2014 के आसपास जो 37% जो आंकड़ा था बेरोजगारी का युवाओं में, वो बढ़कर 87% हो गया है। हर मोर्चे पर सरकार विफल हो रही है। काला धन वापस लाने की बात की थी, नहीं ला पाए। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की थी, नहीं दे पाए। 35 रुपये लीटर पेट्रोल देने की बात की थी, नहीं दे पाए। यानी महिलाओं को सुरक्षा देने की बात की थी, वो ज़्यादा उत्पीड़न बढ़ गया। तो हर मोर्चे पे जो सरकार विफल हुई है और अपना पूरा गरिमा खो चुकी है और इलेक्टरल बॉन्ड ने उसकी रही से पूरी कलाई खोल दी है, उसके बाद कोई वजह नहीं है कि वो 30% भी वोट ला पाए। अगर चुनाव निष्पक्ष, वास्तव में ईमानदारी से चुनाव आयोग कराने में कामयाब हो तो मुझे संदेह है, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि वो चुनाव आयोग जिसको बनाने में
बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की दी हुई व्यवस्था को केंद्र सरकार ने बदल दिया संसद में कानून लाकर, और उसके गठन में 2 लोग की भूमिका केंद्र सरकार के लोगों के 3 में से, वो जो चुनाव आयुक्त बने हैं और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, उनके भाषा से लगता है कि वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं। तो मुझे तो उन पर भरोसा नहीं कि ईमानदारी से चुनाव कराएंगे। लेकिन अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो देश की जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार विफल है, हर मोर्चे पे विफल है, और उन्होंने संविधान को, लोकतंत्र को खत्म कर दिया है, पूरे विपक्ष को खत्म कर रही है, किसी पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर रही है तो किसी के बड़े से बड़े नेता को जेल में डाल रही है, और जो उनके बिक जाता है, उनके कहने में चला जाता है, बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, उसके खिलाफ सारी जांचें बंद कर दी जाती हैं। तो एक तरीके से सारी चीजों से यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि पूरा देश इनको बदलना चाहता है। मोदी जी को बहुत बुरी हार होने वाली है, बशर्ते कि चुनाव ईमानदारी से हो, और मुझे उस ईमानदारी के चुनाव में संदेह है। बिल्कुल, उस पर संदेह है, और संदेह शायद सभी को है, संदेह विपक्षी पार्टियों को है, संदेह उन लोगों को भी है जो ये चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो। लास्ट कमेंट आपका प्रेम कुमार जी, संक्षिप्त में। विपक्ष पहले से ज्यादा एकजुट है जी, तब तो सब अलग अलग लड़ रहे हैं, अब तो सारे मिलकर लड़ रहे हैं, कम से कम 6-7 बड़ी पार्टी मिलकर लड़ रही है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफा जीत होने वाली है, बशर्ते कि चुनाव ईमानदारी से हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, मैं बस एक ब्रेकिंग खबर आपसे शेयर करना चाह रहा था कि जो 600 लॉयर्स ने जो लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, उसको जवाब देते हुए प्रधानमंत्री जी ने थोड़े समय पहले ट्वीट किया है, और उसका मतलब ये है, उस ट्वीट में जो उन्होंने कहा है कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। 5 दशक पहले ही उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका, कमिटेड जुडिशरी का आह्वान किया था। वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। ये कमेंट जो है प्रधानमंत्री जी ने लॉ बीट में वो खबर जो छपी है, वो चिट्ठी जो छपी है 6 घंटा पहले, उसको रीट्वीट करते हुए, यानी अपनी प्रतिक्रिया के साथ रीट्वीट किया है। और दूसरी एक खबर हम झारखंड से देना चाह रहे थे कि झारखंड में 5 बार के सांसद राम टहल चौधरी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो ये भी झारखंड की राजनीति का सिम्टम्स बता रहा है कि रांची जैसे राजधानी क्षेत्र में अगर 5 बार के सांसद बीजेपी के कांग्रेस में आ रहे हैं तो ये वहां का सिम्टम्स बता रहा है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, और यही हम लगातार कह रहे हैं कि भले ही बीजेपी को ये लग रहा हो कि वहां हेमंत सोरेन को जेल में भेजकर उन्होंने पूरी बाजी अपनी तरफ पलट ली है, और झारखंड में उनको वहां पर पहले से कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन उनको शायद देखने के लिए मिले, ऐसा उनको गुमान है, और यही शायद उनको दिल्ली के लिए भी लग रहा है। लेकिन साफ तौर पर लग रहा है कि, और बार बार हम यही कह रहे हैं कि जो कोई भी कदम फिलहाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है इस जुगत में कि उसको लग रहा है कि 370 का जो उसने नारा दिया है, 400 पार का जो उसने नारा दिया है, वो शायद उसके करीब पहुंच जाए। वो तमाम चीजें उसके ऊपर उल्टी ही पड़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि डूबते हुए जहाज में कोई बैठता नहीं है। जो जहाज आपको पार करके ले जाए, लोग उसी में बैठना जो है चाहते हैं, और यही वजह है कि आप ये देखिए जिस तरह से अभी ये ब्रेकिंग खबर जो है प्रेम जी ने बताई कि 5 बार के जो सांसद हैं बीजेपी के, वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भले ही आपको जो सरकारी टीवी चैनल है उनमें वो देखने के लिए ना मिले, क्योंकि वहां पर सब बीजेपी के जब नेता, जब कांग्रेस के नेता जब बीजेपी में शामिल होते हैं, सिर्फ वही खबरें आपको देखने के लिए मिलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, उमाकांत जी, राजेंद्र पाल जी और प्रेम कुमार जी, आपने वक्त दिया, कीमती वक्त दिया, हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम को देखने के लिए। अब से कुछ ही देर में 7 बजे आपके साथ जुड़ेंगे